मुर्गी चोर। एक नगर में एक कपड़े का व्यापारी छगन रहता था। वो अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहता था। छगन के पास बहुत सी मुर्गियाँ थी। वह उनका बहुत ध्यान रखता था। छगन रोज रात को अपनी मुर्गियों को एक बड़ी सी टोकरी के नीचे रख देता और सुबह उन्हें बाहर निकाल लेता था। आओ आओ मेरी मुर्गियों, आओ सब सो जाओ। छगन ने मुर्गियों को रोज की तरह टोकरी के नीचे कर दिया और सोने चला गया। मानसिंह दूर खड़ा यह सब देख रहा था। तो छगन अपनी मुर्गियों को रात को यहाँ छोड़ के जाता है। क्यों ना आज बिरयानी खाई जाए। मानसिंह ने चुपके से टोकरी के नीचे से एक मुर्गी चुरा ली। ये क्या, आज एक मुर्गी कम क्यों है? कहाँ गई? रात को तो मैंने गिन के ही रखी थी, फिर एक मुर्गी अचानक गायब कैसे हो गई? छगन का एक दोस्त रघु उससे मिलने आया। क्या बात है छगन, तुम इतना उदास क्यों हो? छगन ने उसे सारी बात बताई। रघु, अगर आज रात को ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं? छगन, तुम एक काम करो। और रघु ने छगन के कान में एक बात कही। ठीक है। रघु की बात मान उस रात छगन ने अपना कुत्ता मिंटू टोकरी के नीचे रख दिया। रात होते ही मानसिंह फिर से मुर्गी चुराने वहां पहुंचा। आज भी मुर्गियां टोकरी के अंदर है, आज तो चिकन की सब्जी ही खाऊंगा। जैसे ही मानसिंह ने टोकरी के अंदर हाथ डाला, मिंटू ने उसे काट लिया। अरे अरे, ये कुत्ता कहाँ से आया? अरे कोई बचाओ, इसने मुझे काट लिया है। आवाज सुनकर छगन बाहर आया और मानसिंह को देखकर बोला, चोरी करने आए हो, अब करो चोरी। सीख, चोरी करना गलत बात है। डोसा चिकन। शमशाबाद गांव में एक बहुत मशहूर चिकन डोसे वाले का ढाबा था। गांव के सभी लोगों को चिकन डोसा बहुत पसंद था। आसपास के गांव से भी लोग उस डोसे को खाने आते थे। चिकन डोसे वाले के ढाबे के सामने ही राजेश नाम का एक आदमी रहता था। राजेश कुंडली और भाग्य को बहुत मानता था और हर रोज अपनी कुंडली देखने के बाद ही कोई काम करता था। एक दिन, ओहो, आज तो मेरा दिन अच्छा नहीं लगता। कुंडली के मुताबिक तो आज मेरा किसी से झगड़ा होगा शायद, और शायद मार भी खानी पड़े। राजेश की बात सुनकर उसकी बीवी कमला वहां आती है। अरे कमला, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आप घर से ही काम कर लीजिए। अपने मालिक को कह दीजिए कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए काम करने नहीं आ सकते। हाँ, ये तुमने ठीक कहा, मैं ऐसा ही करता हूँ। और वैसे भी मैंने काफ़ी दिनों से छुट्टी नहीं ली है, मैं अपने मालिक को बोलकर छुट्टी ले लेता हूँ। राजेश अपने ऑफिस में मालिक को फ़ोन करता है और बीमार होने का बहाना बनाकर आराम से घर पर सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद, आज तो आप घर पर ही हैं, मैं ज़रा अपने मायके हो आती हूँ। बड़े दिनों से अपनी बहन से नहीं मिली। आप रात को खाना बना लीजिएगा, बैलों को भी चारा देना मत भूलना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। राजेश सारा दिन सोता ही रहता है और कमला के बताए कामों को भूल जाता है। जैसे ही शाम होती है, राजेश को बहुत तेज भूख लगती है और वो सामने से चिकन डोसे की खुशबू आती देखकर उससे रहा नहीं जाता। ओह, वैसे भी अब कितना ही दिन बचा है, एक डोसा खाकर आता हूँ, वहाँ कौन झगड़ा करेगा मुझसे। राजेश तुरंत चिकन डोसे वाले के ढाबे पर जाता है और स्वाद में एक दो नहीं बल्कि 5 डोसे खा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका मालिक आ जाता है और राजेश को डोसा खाता देखकर गुस्सा हो जाता है। अरे राजेश, ये क्या, तुम तो बीमार थे भाई, फोन पर तो खांस रहे थे और यहाँ डोसे खा रहे हो। अरे सर, वो। तभी वहाँ ढाबे का मालिक आता है और कहता है, अरे भाई साहब, काहे के बीमार, 5 डोसे खा गए हैं और भाई साहब आप डोसे खाए हैं 5, पैसे दे रहे हो 3 के। अरे घबरा क्यों रहे हो यार, पहले ही दिमाग खराब है, मेरे पास इतने ही पैसे अभी सामने घर से लाकर देता हूँ। इस बात को लेकर ढाबे वाले और राजेश के बीच में बहुत बहसा बहसी होती है और उसका मालिक भी उसको बहुत बुरा भला कहता है। राजेश किसी तरह उनसे लड़ झगड़ कर घर वापस आता है। राजेश जैसे ही घर वापस आता है और उसे याद आता है कि बैलों को तो खाना भी देना था, और जैसे ही चारा लेकर बैलों के पास जाता है, बैल भूख के मारे गुस्से होकर उसको मार देते हैं और राजेश दूर जाकर गिर जाता है। तभी उसकी बीवी वहां आ जाती है और राजेश बड़े दुखी होकर कहता है,
देखो, मैंने कहा था ना, आज का मेरा दिन ही खराब है कमला। एक गांव में विनोद नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास खेती के लायक अपने बुजुर्गों की दी गई थोड़ी सी जगह थी। वो उसी में काम करके अपने परिवार का गुजारा किया करता था। उसकी आधी से ज्यादा जमीन बंजर थी, इसीलिए उसका गुजारा बहुत मुश्किल से चला करता था। उसकी बीवी और बच्चे हमेशा उससे शिकायत करते रहते थे। अजी ऐसे कैसे गुजारा चलेगा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कोशिश करके तो देखिए, हो सकता है बंजर जमीन पर भी अनाज उग जाए। तुम ठीक कह रही हो रमा, मैं कल ही वहाँ पर कोशिश करता हूँ, शायद हमारी किस्मत ही खुल जाए। अगले ही दिन से विनोद ने अपनी बंजर जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। वो रोज खुदाई के औजार ले जाकर अपनी बंजर जमीन को फोड़ने लगा और वहाँ से पत्थर आदि साफ करने लगा। उसकी यह हरकत देखकर गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन जब गांव के जमींदार वहाँ से गुजरे तो उन्होंने भी उसका मजाक उड़ाते हुए विनोद से कहा, अरे ओ विनोद वाह, ये क्या कर रहा है तू? अबे इस धरती पे कुछ नहीं उगने वाला, इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने ये जगह तुम्हारे बुजुर्गों को दे दी थी। काहे अपना दिमाग खराब कर रहा है? आप बात तो ठीक कह रहे हैं जमींदार साहब, लेकिन शायद क्या पता यहाँ पर खेती हो जाए। अरे ठीक है भैया, जो तुम्हारी मर्जी चाहे करो। विनोद को उस जगह पर मेहनत करते काफी समय हो गया। एक दिन सुबह जब वहाँ पर खुदाई करने लगा, तभी अचानक उसे ऐसे लगा कि जैसे उसका कुदाल किसी लोहे से टकराया है। अरे ये आवाज कैसी? विनोद आवाज वाली जगह से पत्थर हटाने लगा और जैसे ही उसने वहाँ से पत्थर हटाए तो वो देखकर हैरान रह गया। उस धरती के नीचे एक काला तवा दबा हुआ था। अरे ये क्या तवा? चलो निकाल कर देखता हूँ, खाना पकाने के ही काम आएगा। विनोद ने वहाँ से उस तवे को निकाला और घर आकर अपनी बीवी रमा को सारी बात बताई। ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है, मैं तो इसे संभाल कर रखूंगा। और ऐसा कहकर जैसे ही विनोद उस तवे को एक साइड में रखने लगा, तभी तवे से आवाज आई, विनोद, अरे ये तवा तो बोलता है। हाँ विनोद, मैं एक जादुई तवा हूँ। अगर तुम मुझ पर अनाज का एक दाना रखोगे तो उस दाने की लाखों रोटियां बन जाएंगी। ऐसा सुनते ही विनोद ने उस तवे को अपने आग जलाकर उसके ऊपर रख दिया और थोड़ा सा आटा लाकर उसके ऊपर रखा। देखते ही देखते वहाँ रोटियों का ढेर लग गया। ये देखकर विनोद और उसकी बीवी हैरान रह गए। अब उन्होंने सब्जियां काटकर उस पे रखी तो वहाँ पर पकी हुई सब्जियों का ढेर लग गया। विनोद और उसके परिवार ने खूब सारी रोटियां खाई और बाकी रोटियां पूरे गांव वालों को खिला दी। अब उनके दिन बदल चुके थे। विनोद ने गांव के बाहर सड़क पर एक ढाबा खोल दिया और उस जादुई तवे की बदौलत सबको पेट भरकर खाना खिलाने लगा। और वो खाने के बदले किसी से पैसे नहीं मांगता था, जो जिसके मन में आए वो ले लेता था, क्योंकि जादुई तवे की यही शर्त थी कि वो बिना स्वार्थ के उसका इस्तेमाल करेगा। विनोद, अगर तुम मेरा ऐसे ही इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा तरक्की और समृद्धि दूंगा, समझे? नूडल्स वर्सेस परोंठा कंपटीशन। जमालपुर गांव में किशोर और अनीता अपने परिवार के साथ रहते थे। गांव के बाजार में उनकी परोंठों की बड़ी पुरानी दुकान थी, जिसमें वो बड़े ही स्वादिष्ट परोंठे बनाकर बेचा करते थे। उनका काम सही चल रहा था। उनके बनाए परोंठों की सभी लोग तारीफ करते थे। हो भी क्यों ना, क्योंकि वो बड़े ही साफ सुथरे ढंग से बड़े ही स्वादिष्ट परोंठे बनाते थे और उन्हें देसी घी, मक्खन या दही के साथ खिलाया करते थे। अरे भाई किशोर, एक गोभी का परोंठा तो देना। हाँ हाँ सर, ये लीजिए, बस अभी लाया गर्मा गर्म परोंठा। अरे भाई किशोर, मुझे एक पनीर का परोंठा। जी बिल्कुल, आपके लिए अभी पनीर का पराठा लेकर आते हैं। दोनों मियाँ बीवी बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया करते थे, लेकिन गांव का एक लड़का नंदू उनके काम से बहुत जला करता था। वो चाहता था कि उनका काम बंद हो जाए। एक दिन जब नंदू शहर गया तो उसने वहाँ पर नूडल्स खाए तो उसके मन में एक आइडिया आया और उसने शहर में 2-3 दिन रुककर नूडल्स बनाना सीख लिया। और उसके बाद गांव में आकर नंदू ने किशोर और अनीता की दुकान के सामने नूडल्स का ठेला लगा लिया। आइए आइए, नूडल्स खाइए, ताजे ताजे बढ़िया बढ़िया नूडल्स खाइए।
गांव के लोग नई चीज देखकर नूडल्स खाने लगे। नंदू का नूडल्स का ठेला खुल जाने की वजह से किशोर और अनीता का काम कम हो गया। ये देखकर नंदू मन ही मन बहुत खुश हुआ। हाँ, अब आएगा मजा, खिलाओ परांठे। जैसे जैसे नंदू का काम बढ़ा वैसे वैसे उसका लालच बढ़ने लगा। अब वो घटिया क्वालिटी के नूडल्स बनाकर लोगों को खिलाने लगा। अरे भाई नंदू, तुम्हारे नूडल्स में आज तो स्वाद नहीं आया। अरे क्या कह रहे हो चाचा, तुम्हारा मुंह ही खराब होगा। भैया मैं तो वैसे ही बना रहा हूँ जैसे पहले बनाता था। और शिकायत करने पर वो लोगों से बदतमीजी से बात करने लगा। किशोर और अनीता को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया और किशोर ने नंदू को समझाते हुए कहा, भाई नंदू देखो, तुम वाकई ही बहुत स्वादिष्ट नूडल बनाते थे, लेकिन अब तुम्हारे नूडल्स का स्वाद अच्छा नहीं रहा। भाई अपना काम जरा सही ढंग से करो। अबे तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? चल जा अपने परांठे देख। काम धंधा बंद हो गया तो मुझे आया समझाने। अनीता को उसकी बात बहुत बुरी लगती है और वो यूट्यूब पर अच्छे अच्छे नूडल बनाना सीख लेती है। जब अनीता नूडल बनाना सीख लेती है तो किशोर को एक आइडिया आता है। वो नूडल्स को परांठों के बीच भरकर बेचने लगता है। गांव वालों को उनके नूडल्स के परांठे बहुत अच्छे लगते हैं और लोग फिर से किशोर और अनीता की दुकान पर आने लगते हैं, क्योंकि वहाँ उनको परांठा और नूडल दोनों मिलते थे, वो भी अच्छी और बढ़िया क्वालिटी के। नंदू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ से अपना ठेला ले जाकर दूसरे बाजार में लगाकर सही ढंग से नूडल बेचने लगता है। तो अब किशोर और अनीता का भी काम चलता है और नंदू का भी, क्योंकि किशोर के एक आइडिया ने परांठे और नूडल का कंपटीशन ही खत्म कर दिया था। अब लोगों को पराठा नूडल खाने को जो मिल रहा था। मोमोज वाली की सफलता। दीमापुर गांव में मीना अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। मीना और उसके पति का गांव के बाजार में एक छोटा सा ढाबा था। वो वहां पर स्वादिष्ट खाना बनाकर लोगों को बेचा करते थे, जिससे उनका गुजारा सही चल रहा था। वो दोनों उतना ही खाना बनाते थे जितना कि शाम तक बिक सके, ताकि कल उन्हें बासी खाना ना बेचना पड़े। इसी कारण उनके खाने की सभी लोग तारीफ किया करते थे। उनकी इस बात से बगल का कल्लूराम ढाबे वाला बहुत जला करता था, क्योंकि वो अपने खाने में नकली और मिलावटी चीज़ों का इस्तेमाल किया करता था। इसीलिए उसके वहाँ कोई खाना खाने नहीं जाता था। उसका काम तभी चलता था जब मीना का ढाबा बंद हो, तब लोगों को मजबूरी में कल्लूराम के पास ही खाना खाने जाना पड़ता था। ये देखकर कल्लूराम ने सोचा कि अगर मीना का ढाबा ही बंद हो जाए तो मेरा काम चल निकलेगा। उसने गांव के गुंडे सुरेश को बुलाकर मीना के ढाबे में चोरी करने को कहा। अरे सुरेश, एक काम करना, रात को मीना के ढाबे का सारा सामान चुराकर मेरे खेत वाले घर में रख देना। इनका सामान ही नहीं रहेगा तो क्या बनाएंगे? नया सामान लाते लाते इन्हें बहुत समय लग जाएगा और तब तक तो मेरा काम काफ़ी चल निकलेगा। ठीक है कल्लू दादा, आपका काम हो गया समझो। अगले दिन सुबह जब मीना अपने पति के साथ ढाबे पर आती है तो सारा सामान गायब देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे ढाबे पर चोरी किसने की? मुझे तो ये पड़ोस वाले कल्लू पर शक हो रहा है। मीना की बात सुनकर उसका पति कहता है, मीना परेशान होने से कुछ नहीं होगा, हमें दोबारा से सारा सामान खरीदना पड़ेगा और मैं पुलिस में तो रिपोर्ट कराऊंगा ही सही। वो दोनों पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट करवा देते हैं। पुलिस आकर अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि अब ढाबे पर क्या बनाकर लोगों को खिलाएं। तभी उन्हें याद आता है कि लकड़ियों के नीचे कुछ सब्जियां और आटा रखा हुआ था। तभी मीना को एक आइडिया आता है। वो सारी सब्जियों को उबालकर उसमें नमक, मिर्च और मसाले मिलाती है और आटे के छोटे छोटे गोले बनाकर उनके मोमो बना देती है और जो भी उसके ढाबे पर आता है उसको वो मोमो खिलाती है। लोगों को उसके हाथ के बनाए मोमो बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे उनकी दुकान पर फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और कल्लूराम का उनको बर्बाद करने का सपना अधूरा रह जाता है, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई करके कल्लूराम के खेत वाले मकान से उनका चोरी का सारा सामान पकड़ लेती है। मीना का ढाबा फिर से खुल जाता है, लेकिन अब खाने के साथ साथ उसके मोमो की बिक्री भी बहुत बढ़ जाती है और लोग मीना को मीना मोमो वाली के नाम से जानने लगते हैं।